Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल को पूरा डिटेल में पढ़ा है कि कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक कार्डियक साइकिल में ऑर्डिकल और वेंट्रिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज द हार्ट साउंड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, यानी कि हर कार्डियक साइकिल में कुछ प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हर कार्डियक साइकिल में कुछ प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं और ये जो प्रोमिनेंट साउंड हैं इनको साउंड 1 और साउंड 2 कहते हैं, दैट इज लब एंड डब। ये जो लब और डब साउंड हैं, ये जो साउंड है कैसे डेवलप हो रहे हैं? जब हम लब की बात करते हैं तो ये एवी वाल्व के क्लोजर से हो रहे हैं और जो डब हैं वो सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोजर की वजह से हो रहे हैं, यानी कि एवी वाल्व के बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो डब साउंड होता है, 0.15 सेकेंड्स का होता है और लंबा है, डल है और लंबा। इट इज डल, प्रोलॉन्ग्ड एंड इट इज ऑफ 0.15 सेकेंड। जब हम बात करते हैं डब साउंड, तो डब साउंड जो है वो शॉर्ट है, शार्प है और ये सेकेंड हार्ट साउंड है। अब ये जो हार्ट साउंड है इसको किसकी सहायता से सुना जाता है, यानी कि अगर हार्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है लब और डब तो हम कैसे सुन सकते हैं? हम इसको सुन सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो ये स्टेथोस्कोप तो वो पहनते ही हैं। तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है हार्ट साउंड को सुनने के लिए। किसने इन्वेंट किया था? लिनेक ने। इट इज़ इन्वेंटेड बाय लिनेक। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है। अब मान लीजिए कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है अभी अभी और सडनली जब उस पर्सन को इस मशीन के साथ इलेक्ट्रोड की सहायता से कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मॉनिटर दिया हुआ है और इस मॉनिटर में आवाज़ आती है पिप पिप एंड पी, एक लंबा साउंड आता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पर्सन का जो हार्ट है वो हो चुका है अरेस्ट, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और इसी को ही बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो इसी मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मशीन एग्जैक्टली होती क्या है। जब हम बात करते हैं ईसीजी की, तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज अ मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की। हार्ट के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एट्रिया सिस्टोल, एट्रिया डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, किस तरीके से एसए नोड की वजह से एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन एवी नोड तक आती है। एवी नोड की हेल्प से जो एवी बंडल्स हैं वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं पुरकिंजे फाइबर की हेल्प से। तो ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये डिफरेंट चेंजेस लेके आती है और यही हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सा क्या होता है कि इलेक्ट्रोड बॉडी में लगाए जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी जो भी एक्टिविटी हमारा हार्ट कर रहा है उस हार्ट की एक्टिविटी को कैच करते हैं और उसको एम्प्लीफाई कर देते हैं। और एम्प्लीफाई करने के बाद, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स की सहायता से क्या किया गया? कार्डियक एक्टिविटी को देखा गया, रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको एम्प्लीफाई किया गया। एम्प्लीफाई करने के बाद वो एक ग्राफ पे आ गया। जब वो ग्राफ पे आ गया तो हमें इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो ग्राफ है और एक क्या है? मशीन है। तो मशीन क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये डिफरेंस है। ग्राम इज द ग्राफ,
क्योंकि वर्ड जो है वो कंफ्यूज करता है। ग्राफ से हम ये समझ लेते हैं कि जो ग्राफ में बना हुआ है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बेसिकली मशीन होती है ग्राफ और ग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain a electrocardiogram. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए यानी कि हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए यूज की जाती है। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल में जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उनको रिकॉर्ड करके एम्प्लीफाई किया गया, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एग्जैक्टली होता क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इलेक्ट्रोड्स होती हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को जेल की सहायता से चेस्ट पे चिपकाया जाता है और लिम्स पे पिन्स की सहायता से क्लिप किया जाता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। 3 इलेक्ट्रिकल लीड से पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है। 1 to each wrist and 1 to ankle, यानी कि हाथों से और पैर में कहां से? लेफ्ट एंकल से क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, या कंटिन्यूसली हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करके रिकॉर्ड करता रहता है। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। हार्ट की एक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रोड चेस्ट रीजन में अटैच की जाती हैं। लगभग 6 इलेक्ट्रोड्स चेस्ट रीजन में अटैच की जाती हैं। जो इलेक्ट्रोड्स चेस्ट में अटैच की जाती हैं उनको हम कहते हैं चेस्ट लीड्स, और जो हाथ और पैर में अटैच की जाती हैं उनको हम बोलते हैं लिम्ब लीड्स, क्योंकि हाथ और पैर हमारे क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। तो लिम्स पे अटैच करने वाली लिम्ब लीड्स एंड चेस्ट पे अटैच करने वाली चेस्ट लीड्स। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। हम केवल यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ईसीजी क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत पड़ जाती है ईसीजी करने की? कई बार चेस्ट में पेन होता है तो हम डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि सबसे पहले ईसीजी कराओ, जिससे हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करके पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो चेस्ट पेन एक कारण है। दूसरा कारण है हार्ट एनलार्ज होना, उसमें एट्रिया एनलार्जमेंट भी हो सकता है, वेंट्रिकल एनलार्जमेंट भी हो सकता है। हार्ट का डैमेज होना भी एक कारण हो सकता है, और एक मुख्य कारण जो होता है कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो कहीं ना कहीं प्रॉपर रिदमिकली काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से ईसीजी किया जाता है। अब ईसीजी जब करते हैं यानी कि मशीन की सहायता से जो ग्राफ बनाया जाता है वो क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीजी। ईसीजी में बेसिकली ईसीजी जो मशीन है उसे जो ग्राफ बनता है वो P से T लेटर के बीच में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं PQRST से इसको समझा जाता है। Each peak in the ECG identify with the letter form P to T that correspond to a specific cardiac activity of the heart। यानी कि हर पीक हार्ट की स्पेसिफिक एक्टिविटी को शो करती है। अब यहां पे फिगर में हमें दिखाई दे रहा है P, देन Q, देन R, देन S एंड देन T। तो इस तरीके से हमें वेव्स दिखाई दे रही हैं, पीक्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो P है और T है ये छोटी पीक्स हैं, और सबसे जो बड़ी पीक है दैट इज R, और यहाँ पे जो नीचे पीक्स दिखाई दें दैट इज Q एंड S। तो यहाँ पे जो QS है उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसकी भी हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली इनका मतलब होता क्या है। द P वेव represent the electrical excitation or depolarization, very very important line। जब
ऐसे नोड काम करता है हमारे हार्ट में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में एट्रियाज है और एट्रियाज के अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड यानी कि पेस मेकर प्रेजेंट है। क्या है ये पेस मेकर? इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इट इज अ नोडल टिश्यू, it is a specialized cardiac muscle fiber which initiate cardiac impulse। यानी कि हमारा जो हार्ट है, हम मायोजेनिक हार्ट है और मायोजेनिक हार्ट को किसी बाहर के इम्पल्स की जरूरत नहीं है, वो खुद एक्साइटेबल हो सकता है, सेल्फ रेगुलेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऐसे नोड है वो इम्पल्स जनरेट करता है और इसके इम्पल्स जनरेट करने की वजह से यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हो रही है, ये इम्पल्स दोनों एट्रियास के वेंट्रिकल्स के लिए जिम्मेदार है। जब इम्पल्स जाती है या इम्पल्स का कंडक्शन होता है तो हमेशा बच्चों ये ध्यान रखना है कि इम्पल्स के कंडक्शन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो इम्पल्स जा रही है वो है क्या? आयंस ही तो है, आयंस ही तो प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो आयंस के प्रोपोगेशन से क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं या डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पी वेव है, ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन और इस डीपोलराइजेशन की वजह से जो एट्रियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट डज पी वेव रिप्रेजेंट? द पी वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन। दिस इज द फर्स्ट वेव इन ईसीजी एंड कौन इनिशिएट कर रहा है? ऐसे नोड इसको इनिशिएट कर रहा है। द नेक्स्ट इज QRS कॉम्प्लेक्स। यहां पे जो QR और जो S कॉम्प्लेक्स है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब एक बात ध्यान रखना, एट्रियास का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकंड का है, 0.7 सेकंड वो बिल्कुल शांति से बैठता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो रिलैक्स कर रहा है। दैट इज एट्रियल डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या होता है कि एट्रियल डायस्टोल को पीछे छोड़ देता है, यानी कि बाईपास कर जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही वो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैं जो हमारे लिए ब्लड देंगे, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड देंगे। तो यहाँ पे हम एट्रियल डायस्टोल की डिटेल में बात नहीं करते जब हम ईसीजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वेव कहाँ पे आई? एट्रियास के कॉन्ट्रैक्शन से वेव आ गई एवी नोड के पास। यहां दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब इनको रिलैक्स होना है। अब इनके रिलैक्सेशन के वक्त कौन काम करेगा? वेंट्रिकल्स काम करेंगे। अब यहां पे जो एवी नोड है, ये एवी नोड क्या करेगी? ये एवी नोड अपनी बंडल्स भेजेगी और ये जो बंडल्स हैं ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करेंगे? कवर करेंगे और साथ साथ में अपनी ब्रांचेस भी भेजेंगे और इनकी जो ब्रांचेस है वो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब इस तरीके से कंडक्शन होगा तो यहाँ पे किसका डीपोलराइजेशन होगा? वेंट्रिकल का। मतलब है सिंपल सा कहने का कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो QRS वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन। इट मीन्स इन द सिंपल लैंग्वेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए कौन सी इंपल्स जिम्मेदार है? वो इंपल्स है एवी नोड से आई हुई। एवी नोड जनरेट करता है जो इंपल्स, वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है और उसमें जो हेल्प करते हैं वो एवी बंडल्स एंड पुरकिंजे fibers. So the contraction start shortly
आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। यानी कि Q से ये स्टार्ट होता है और ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होते होते ये वेव आ जाती है R, और फिर धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे आता है। यानी कि ये बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। Q क्या शो कर रहा है? सिस्टोल की बिगिनिंग। किसके सिस्टोल की बिगिनिंग? वेंट्रिकल सिस्टोल के बिगिनिंग को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द टी वेव। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहेंगे, ऐसा हमने पढ़ा भी नहीं। भाई वेंट्रिकल में भी तो दो चीजें होंगी ना, एक तो डायस्टॉल होगा, एक सिस्टॉल होगा। सिस्टॉल वो कर चुका है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो कर चुका है, अब उसको करना है रिलैक्स। रिलैक्स होने का मतलब है कि रिलैक्स करने का सिंपल सा कि जो भी बदलाव उसमें आए थे, यानी कि उसकी वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब वो शांति से बैठ जाएगी। जब वहां पे हमने कहा था कि डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीपोलराइजेशन, यानी कि जिस स्टेट में वो था उसी स्टेट में वो वापस आ जाएगा, मतलब अब वो रिलैक्स हो जाएगा। सो द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अपनी एक्साइटेड स्टेट से वेंट्रिकल अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ चुके हैं। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। जब टी वेव एंड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई अब जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है वो खत्म हो चुका है। अब दोबारा से साइकिल कहाँ से शुरू होगी? दोबारा से एट्रिया के डीपोलराइजेशन से शुरू होगी और सेम ग्राफ दोबारा से बनता चला जाएगा, सेम वेव्स बनती चली जाएंगी, और जो वेव्स हैं वो है PQRST। अब यहाँ पे सबसे पीक पे जो वेव है दैट इज आर वेव, और यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको समझें। यहाँ पे हो रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, किस पे? पी पे। QRS पे हो रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी पे हो रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट अबाउट द एट्रियल रिलैक्सेशन। एट्रियल रिलैक्सेशन को जो है वो ढक देता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। By counting the number of QRS complexes that occurs in the given time period, one can determine the heart rate of an individual. QRS वेव की सहायता से एक पर्सन के हार्ट रेट को या हार्ट बीट रेट को समझा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। अब अगर ECG गड़बड़ है, यानी कि अगर पर्सन के चेस्ट में एक्सट्रीम पेन है और हार्ट कहीं ना कहीं मैल फंक्शनिंग शो कर रहा है, तो किस तरीके से देखा जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाएगा PQR, यानी कि इन तीनों में गड़बड़ आएगी। गड़बड़ क्या से आएगी? जब हम बात करेंगे कि या तो P का मतलब है कि या तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेरी करेगा या वेरी करेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इसका सिंपल सा ये मतलब है, या तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो एनलार्ज हो गई हैं, एनलार्जमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ है। किसी पर्सन को माइनर अटैक भी आता है, लेफ्ट साइड पेन होता है, और लेफ्ट साइड पेन इतना सीवियर होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। तो ECG में ये जो ग्राफ है इसकी पीक्स वेरी कर जाती हैं, और जैसे ही पीक्स वेरी करती हैं तो ये समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकता है या हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ECG। किस तरीके से ECG देखा जाता है, किस कारण से ECG किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।